Subscribe to my channel and press the bell icon to get notified of all the new videos. Dear students, welcome back to the class. ये है अगला टॉपिक हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अक्षीय स्थिति पढ़ ली, अब पढ़ रहे हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर देख लीजिए। निरक्षीय स्थिति किसे कहेंगे आप? मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट चार्ज है माइनस क्यू और इधर है प्लस क्यू, ये दो पॉइंट चार्जेस है सपोज। इनसे मिलकर के बना हुआ एक सिस्टम है जिसको आप बोल रहे विद्युत द्विध्रुव ए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। इनको जो ज्वाइनिंग लाइन है वो ये है ए बी, ठीक है, और इसका सेंटर पॉइंट ये पॉइंट ओ है सपोज, मध्य बिंदु। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है यानी कि जो लेंथ है द्विध्रुव की वो कितनी है 2l, जैसा कि हमारा प्रैक्टिस में रहता है इस तरह से कि 2l हम इसको लेते हैं, एक ट्रेडिशन बना हुआ है, तो इस तरह से 2l इस डिस्टेंस ली जाती है। अब क्या करना है हमको कि जो हमें निकालना है इसमें निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय का मतलब ये तो हो कि अक्षीय स्थिति, द्विध्रुव के जो दोनों बिंदु आवेश हैं इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन उसके परपेंडिकुलर लाइन, लेकिन कहां से जाने वाली? सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है उस लाइन को आप बोलते हैं क्या? निरक्षीय रेखा। तो उस रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु होगा वो कहलाएगा निरक्षीय स्थिति में, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन में। ठीक है, तो हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन पर वो पॉइंट हम लेके चलेंगे कि इस लाइन पर वो पॉइंट है, ठीक है, जहां हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए वो पॉइंट है ये, ठीक है, पॉइंट है पी, ठीक है, पी पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम पहले थोड़ी सी ज्योमेट्री देख लेते हैं। ठीक है, हम पॉइंट ए को पॉइंट पी से ज्वाइन करते हैं और ऐसे ही पॉइंट बी को भी पॉइंट पी से ज्वाइन करते हैं। अब देखिएगा ये ज्योमेट्री कि देखिए ये मैंने कहा कि लंबवर्धक रेखा है, यानी कि ये लंबवर्धक रेखा सेंटर से जा रही है और 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि तो 90 डिग्री है, ये तो पता है हमको। ठीक है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक L है, O से A तक और O से B तक भी L है। ये डिस्टेंसेस बराबर हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है, और तो सीधा सा मतलब हुआ। और इसमें क्या हुआ? ये जो ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास OAP और OBP, ये दोनों कैसे हैं? किस तरह के ट्राइंगल हैं? देखिए ये जो साइड है, ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है, ये वाली कॉमन है, ठीक है ना, और ये बीच का एंगल इसका और इसका सेम है, यानी कि ये सर्वांग सम हो गई, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस होगी सेम होगी, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम होगी, यानी कि AP और BP सेम होंगी। तो ज्यामिति से यानी कि ज्योमेट्री से आप कह सकते हैं AP इज इक्वल टू BP, राइट। और ये होगा कितना? आप किसी एक ट्राइंगल से निकाल लीजिए, AP का वैल्यू जो होगा वही BP का भी होगा। तो माना कि हम इस ट्राइंगल से निकालते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है L, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने कितनी बोली? ये कितनी डिस्टेंस पर है? ये पॉइंट यहां से R डिस्टेंस पर ये पॉइंट है जहां पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। अगर ये R है तो ये R और ये L, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो इसकी डिस्टेंस क्या हो गई? ये वाली AP कितना होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा? AP और BP, इसका वैल्यू कितना होगा? इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जो सम होगा वो इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो AP कितना होगा? इन दोनों के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी कि कितना? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। तो ये ज्योमेट्री से हमने ये निकाल लिया, ये दोनों का सेम होता है। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, यानी कि इसकी डिस्टेंस P तक की और यहां से P तक की डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस आपके पास सेम है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस क्यू के कारण, जैसे आपने पीछे करा, किसमें? एक आपका अक्षीय स्थिति में निकाला जिस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें भी ऐसे निकालेंगे, यानी कि अगर चूंकि दो चार्जेस हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, दो चार्जेस आपके पास है तो दोनों चार्जेस के कारण अलग अलग निकाल लीजिए, फिर उसके बाद उसका
दोनों तीव्रताओं का वेक्टर सम कर लीजिए। इंटेंसिटीज का आपको क्या करना है, उनका वेक्टर सम करना है, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप नॉर्मली इनको एल्जेब्रिकली नहीं आप उनको ऐड कर सकते, उनको आप वेक्टर के हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, पहले -q चार्ज के कारण तीव्रता निकालते हैं। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज ऑन पॉइंट P कितनी होगी, मान लीजिए वेक्टर E1। तो मैं यहाँ पर परिमाण लिख रहा हूँ सिर्फ E1 इक्वल टू कितना होगा 1/4πε0 k, ठीक है। और कितना चार्ज है Q, माइनस नहीं लिखेंगे Q लिखेंगे, खाली माइनस की बजाय हम क्या कर लेंगे, डायरेक्शन दिखा देंगे। -q अपॉन डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है AP, तो AP का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, AP स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता क्या होती है 1/4πε0 k q अपॉन r स्क्वायर, यानी कि जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, आवेश को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश और आवेश की ओर, यानी कि क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, आवेश की डायरेक्शन में, यानी कि -q की ओर ये होगी, यानी कि PA दिशा में, PA दिशा में, वेक्टर P आप कह सकते हैं, P से A की तरफ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 हो गई। अभी आप दूसरा निकालिए, +q चार्ज के कारण, ये इसका वैल्यू लिख लीजिए AP का, AP का वैल्यू हमारे पास है, तो वैल्यू लिख लेते पहले 1/4πε0 k q अपॉन कितना, AP का वैल्यू इसका स्क्वायर रूट है, तो इसका AP स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि क्या होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन P से A की ओर भी लिख सकते हैं या PA दिशा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको दो क्वेश्चन नंबर 2 इसको बना लेते हैं E1। अब करते हैं +q चार्ज के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज, ठीक है। ये +q चार्ज के कारण जो B पर है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर तीव्रता, तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला वही ऐसे लगेगा जैसे पहले लगा, E2 इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 k, ठीक है। और उसका भी चार्ज कितना है, Q है, ये भी चार्ज Q है, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है BP, लेकिन BP भी उतनी है जितनी की AP थी, यानी कि यहाँ पर भी क्या आएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आएगा। लेकिन डायरेक्शन की बार क्या होगी, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश किधर होगा, आवेश से दूर, यानी कि इधर को होगा, ठीक है। ये होगा डायरेक्शन वेक्टर E2, वेक्टर E2 की डायरेक्शन ये होगी, और ये वेक्टर E1 की डायरेक्शन थी। तो आप देख रहे हैं दिशा में तो ये अलग अलग है, ठीक है, लेकिन परिमाण दोनों के सेम है, ठीक है। तो E2 की डायरेक्शन क्या है, B से P की ओर, तो क्या लिखेंगे, B से P की ओर, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो E1 और E2 के वैल्यू हमारे पास है, परिमाण मालूम है, दिशाएं भी दिख रही हैं। तो अब इनको ऐड करना है, कैसे करना है, इनको वेक्टर ऐड कर, वेक्टर सम करना है। तो अगर वेक्टर के हिसाब से दिखाएं तो अब द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव में क्या है, दो चार्जेस है -q +q, तो द्विध्रुव के कारण मतलब इन दोनों के कारण, ठीक है, जो तीव्रता है कितनी कितनी है, वेक्टर E1 है एक के कारण, एक के कारण वेक्टर E2 है, तो दोनों का आप वेक्टर सम करेंगे। तो क्या होगा, बिंदु P पर किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, जो द्विध्रुव हमारे पास है उसके कारण नेट तीव्रता माना कि E है, वेक्टर E, तो क्या दिखाएंगे, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको सीधे सीधे इनके वेक्टर्स का सम करना है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका परिमाण निकालते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड खाली निकालते हैं E का, तो वो कितना आएगा, E इज इक्वल टू क्या करेंगे आप, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसकी डायरेक्शंस, तो ये है अलग अलग है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका वियोजन कर लेते हैं, वेक्टर वियोजन आपने पढ़ा था ना, वेक्टर वियोजन कर लेते हैं इसका। तो वेक्टर वियोजन कैसे करते हैं आपको मैं बताता हूँ, एक बार फिर देख लेते हैं। पहले आपने 11th में देखा हुआ ये कि वेक्टर को कैसे तोड़ा जाता है। तो मान लीजिए ये एंगल थीटा है, राइट, ठीक है ना। चूंकि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, ये वाला दोनों के दोनों कैसे हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि ये सर्वांग समय है, तो इसलिए ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा 90 - थीटा, तो ये कितना बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला थीटा बनेगा, ठीक है ना। ये थीटा है तो इसके समानांतर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, किसके समांतर, इस एक्सिस के -q और +q को मिलाने वाली जो लाइन है उसके समांतर ये रेखा ड्रॉ करूं, ठीक है,
तो ये एंगल थीटा है और ये समांतर रेखा है, ठीक है, ये काट रही है इसको, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा, यानी कि ऐसे कैसे एंगल है ये ऑल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण है, तो ये भी कोण थीटा होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये वाला कोण भी कितना है, थीटा है, राइट, ये एंगल थीटा है। तो अब बताइए वेक्टर E1 को हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करना है, कैसे करना है रिजॉल्व, कि एक तो हमें करना है किधर, ये डायरेक्शन में, ठीक है, और एक करना है इसके लंबवत दिशा में यानी कि ये वाली दिशा में, ठीक है। तो अक्ष के अनुदिश, ये अक्ष है ना, द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश करना है इसको रिजॉल्व, और दूसरा इसके लंबवत, ठीक है। इस तरह से इसके घटक बना लेते हैं। वेक्टर E1 के क्या टुकड़े होंगे, जिधर मैंने बताया था आपको कि जिधर E1 होता है उधर क्या होता है, उसका कॉस वाला कंपोनेंट होता है। तो वेक्टर E1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर E1 की जगह क्या लिख सकते हैं, वेक्टर E1 cos थीटा प्लस वेक्टर E1 sin थीटा, ठीक है ना। दो घटकों में विभाजित हो गया ये वाला, इधर को और एक इसका ये डायरेक्शन में, ठीक है। ये तो हो गया क्या है, E1 cos थीटा। यहां पर अलग से बना लेते हैं, इनको अलग से डायग्राम बना लेते हैं, केवल वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं, वेक्टर E1 और वेक्टर E2 को ऐड करने के लिए बना लेते हैं। और इधर हमारे पास वेक्टर E2, ये वेक्टर E1 इधर था और वेक्टर E2 इधर था, ठीक है। और ये डायरेक्शन हमने बनाई थी क्या, अक्ष के समांतर, और ये डायरेक्शन बनाई थी अक्ष के लंबवत, ठीक है। ये एंगल हमारे पास थीटा था, ये एंगल भी थीटा था, राइट। अब इसको विभाजित करते हो आप दो घटकों में, एक इधर को आएगा और एक इधर आएगा। कौन सा ब्रेक हुआ है, E2, तो ये क्या बना, जिधर थीटा है उधर क्या बना, कॉस, तो क्या बोलेंगे E2 cos थीटा, ठीक है। और ये वाला क्या बना, E2 cos sin थीटा, ठीक। ऐसे इसको भी ब्रेक करेंगे, एक इस डायरेक्शन में करोगे, चूंकि इधर एंगल थीटा है तो इधर क्या बनेगा इसका, E1 cos थीटा, ठीक है। और ये डायरेक्शन में क्या बनेगा, E1 sin थीटा, ठीक। तो इसके दो आपके कंपोनेंट्स आ गए वेक्टर E1 के, E1 sin थीटा और E1 cos थीटा, यानी कि इसको आप ब्रेक कर सकते हैं वेक्टर E1 को, वेक्टर E1 cos थीटा प्लस E1 sin थीटा, ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं वेक्टर E2 को, किससे, E2 sin थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो इसको भी ब्रेक कर लीजिए, E2 sin थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अब आप देखिएगा इनका वेक्टर E1 और वेक्टर E के परिमाण दोनों के बराबर है। देखिए जरा, E1 का परिमाण है ये, ठीक, E2 का परिमाण भी वही है, यानी कि E1 और E2 के जो साइज हैं वेक्टर के वो तो सेम है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शंस है वो अलग अलग है सिर्फ। तो आप देखिए कि E1 sin थीटा किधर है, E1 sin थीटा ये रहा नीचे, राइट, क्योंकि E1 का वैल्यू और E2 का वैल्यू सेम है, तो E1 sin थीटा का वैल्यू और E2 sin थीटा का वैल्यू सेम होगा, केवल डायरेक्शन कैसे एक दूसरे का ऑपोजिट है। और E2 sin थीटा ये इधर है, E1 sin थीटा इधर है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इक्वल है ना, ऑपोजिट वेक्टर्स हैं। तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कौन सा, E2 sin थीटा, एक दोनों कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये बचेंगे वेक्टर्स, ठीक है। चूंकि वेक्टर E1 sin थीटा कैसा है, नेगेटिव वेक्टर है किसका, E2 sin थीटा का, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो कैसे होंगे, एक दूसरे का नेगेटिव है, तो नेगेटिव होंगे तो इनका सम कितना आ जाएगा, इनका सम 0 आ जाएगा, ठीक है। E1 sin थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस E2 sin थीटा, ये माइनस E2 sin थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस E2 sin थीटा लिखोगे और प्लस E2 sin थीटा तो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या आपको बस ये और ये दोनों बच गए, ठीक है। अब इन दोनों की कहानी देखिए, ये दोनों क्या है, ये भी इधर है ये भी इधर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में वेक्टर को क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे ऐड कर दीजिए। तो अब मैं इसका सीधे मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं, E इजिकल टू कितना, E का वैल्यू क्या लिखेंगे, सपोज 2 न्यूटन का फोर्स इधर है, 2 न्यूटन का 3 न्यूटन का इधर है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, आप सीधे सीधे इनको एक ही डायरेक्शन में होते तो क्या होता है, उनका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के सम के इक्वल होता है, अगर क्या हो दोनों के बीच एंगल 0 हो या दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो तब क्या होता है कि रिजल्टेंट का, दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी कि परिणामी का परिमाण होता है, वह क्या होता है, दोनों वेक्टरों के अलग अलग परिमाणों यानी कि उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के सम के इक्वल होता है। यानी कि आप क्या करेंगे, इसमें से वेक्टर हटा देंगे, E1 cos थीटा प्लस E2
cos थीटा कर देंगे, ठीक है ना, केवल इनके मैग्नीट्यूड्स ले लेंगे। अब आपको पता है E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, आपने देखा पहले ऊपर, जो E1 का मैग्नीट्यूड है वही E2 का मैग्नीट्यूड है, तो मैं E2 की जगह E1 लिख सकता हूं। तो क्या लिखूं इसको, E1 cos थीटा, E2 को भी E1 लिख सकते हैं, E1 cos थीटा, बिकॉज E1 इज इक्वल टू E2। ये समझना E1 E2 क्या है, E1 E2 वेक्टर E1 वेक्टर E2 नहीं है, बल्कि क्या है, वेक्टर E1 का परिमाण है, और E2 क्या है, वेक्टर E2 का परिमाण है, यानी कि मैग्नीट्यूड है, केवल बिना डायरेक्शन का, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, तो कितना आ जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, कितना आ जाएगा, 2E1 cos थीटा आ जाएगा। तो E का वैल्यू ये आ गया मेरे पास, इसका परिमाण आ गया। डायरेक्शन तो आप देख ही रहे, डायरेक्शन किधर है, इस तरह से इधर की तरफ, मतलब इधर से इधर की तरफ, मतलब इधर इसके पैरेलल है, किसके, इसके समानांतर है। ये क्या कहलाती है, माइनस और प्लस जो चार्जेस हैं डायपोल के, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सिस ऑफ द डायपोल। तो एक्सिस ऑफ डायपोल के क्या है, पैरेलल है, लेकिन वो किधर है, ऐसे इधर को, वेक्टर P इधर को होता है, तो वेक्टर P के अपोजिट है, ठीक है। तो अक्ष के अनुदिश है, लेकिन किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, कोई इनका इसका वैल्यू, इसका डायरेक्शन होगा, किसका, वेक्टर, जो फाइनल वेक्टर मेरे पास E आ रहा है, वेक्टर E का डायरेक्शन ये होगा। तो डायरेक्शन हमें पता है, लेकिन इसका परिमाण कैलकुलेट कर लेते हैं। अब E1 का वैल्यू रख लीजिए आप यहाँ से, E1 और E2 के जो वैल्यूज हैं वो सेम है, तो E1 का वैल्यू इतना है 1/4πε0 k Q/r² प्लस L², E1 की जगह रख लीजिए आप, इज इक्वल टू 2, E1 का वैल्यू कितना, 1/4πε0 k, ठीक है, Q/r² प्लस L², ये बन गया। अभी हमारे पास cos थीटा हो रहा है, तो cos थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, देखिए cos थीटा को, फिर ज्योमेट्री देखते हैं इस ट्रायंगल में। देखिए ये हमारे पास थीटा था, एंगल थीटा, या ये वाला एंगल थीटा है, तो यहां से cos थीटा निकालेंगे आप, तो कैसे निकालेंगे, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसका, इस वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, L, इसका परपेंडिकुलर कितना है, R, और इसका हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस ये कितना है, ये हमने कैलकुलेट किया है, कितना है, √r² प्लस L², ठीक है ना। तो क्या करेंगे, cos थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, L मतलब बेस, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है इसका, ये वाली साइड कितनी है, AP कर दो, ये R² प्लस L² का स्क्वायर रूट, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू कितना कर सकते हैं, OA अपॉन AP। OA का वैल्यू आपके पास है, OA का वैल्यू कितना है, L, और AP का वैल्यू कितना है, हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, कितना, स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस L², ठीक है। बिकॉज ये है तो इसलिए हम ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इज इक्वल टू, अब कैलकुलेट कीजिए इसको, Q ये है और 2 इंटू L, तो कितना बनेगा, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या होता है, P, तो ये और ये खत्म करके हम P लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा, 1/4πε0 k P अपॉन, अब बताइए R² प्लस L² की कितनी पावर है, 1, और R² प्लस L² का स्क्वायर रूट है, मतलब कितनी पावर है, 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर, तो 1 प्लस 1/2 कितना हुआ, 3/2, तो 3/2 पावर होगी किसकी, R² प्लस L² की पावर, 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, ये पावर होगी। तो ये E का वैल्यू बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फाइनल E आ गया, और क्वेश्चन नंबर 4, और डायरेक्शन इसकी क्या है, अक्ष के समांतर, द्विध्रुव की अक्ष के समांतर, प्लस Q से इधर को आ रही है डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन देखिए इसकी, ये अक्ष है द्विध्रुव की, इसके समांतर है, ठीक है, ये बन रहा है, ठीक है, फाइनली, और कैसे, प्लस Q से माइनस Q, तो ये डायरेक्शन बन जाएगी, ठीक है, ये अक्ष समांतर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, प्लस Q से माइनस Q, ठीक है, ये फाइनल हमारे पास आ जाएगा। और अब इसमें एक बात देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो L का वैल्यू है वो बहुत छोटा है, द्विध्रुव की जो लंबाई होती है 2L वो बहुत छोटी होती है R की कंपैरिजन में, तो नेचुरली जब 2L बहुत छोटा है तो L और भी छोटा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं यदि L इज मच लेस देन R,
तो क्या कहेंगे, L स्क्वायर इज मच 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 लेस देन R स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, L स्क्वायर को इग्नोर करेंगे R स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो आप L स्क्वायर को छोड़ देंगे। सो लीव दिस टर्म L स्क्वायर, तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। R स्क्वायर इसको छोड़ देंगे तो R स्क्वायर की पावर 3/2, R स्क्वायर इंटू 3/2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना होगा, R की पावर 3 हो जाएगा, सेम R की पावर 3 ये बन जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी, ये जो अक्ष के समांतर प्लस Q से धनावेश से माइनस Q की ओर, ये डायरेक्शन होगी इसकी। ये बन गया फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ये कंडीशन के साथ में, इस कंडीशन के साथ में ये वरना ये। ठीक है, तो आपने देखा कि जो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निरक्षीय स्थिति में निकालते हैं तो वो उसमें आ रहा है P/R3। बाकी ये तो है ही सब में। ठीक है, लेकिन जो अक्षीय स्थिति में हमने देखा था उसमें आया था 2P/R3। तो अंतर कितना हुआ, इसमें उसमें 2P आता है, इसमें P आता है, यानी कि इसमें आधी हो जाती है लगभग। इसमें निरक्षीय स्थिति में अगर उसी दूरी पर आप अक्षीय स्थिति में रखो, किसी द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में किसी दूरी पर अगर आप किसी डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P हो, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका जस्ट हाफ लगभग होगा किसमें, जब वो किसमें होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन में, उतनी ही डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल पोजीशन में उसी द्विध्रुव से अगर रखोगे डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस पे रखोगे तो क्या होगा, जो तीव्रता आएगी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो जस्ट लगभग हाफ होगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन जो होती है वो इतनी होती है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/R3। तो बेसिक डिफरेंस आपने देखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पहले भी पढ़ी थी, बिंदु आवेश के कारण आपने पढ़ा था। तो बिंदु आवेश के कारण आपने पढ़ा था कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P कितना पढ़ा था, Q/R स्क्वायर। ठीक है, ये तो बिंदु आवेश के कारण था, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता ये पढ़ी थी आपने, यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो इसमें तो था R स्क्वायर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तीव्रता, किसमें, बिंदु आवेश के कारण। लेकिन यहां आप देख रहे हैं ये R की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती है। कौन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण। तो ध्यान रखिएगा, इसमें द्विध्रुव के कारण तीव्रता में R की पावर 3 आता है नीचे, जबकि इसमें एक बिंदु आवेश के कारण R की पावर 2 आता है। फॉर्मूले में कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, अच्छे से इनको समझ करके लर्न कर लीजिएगा। So that's it. See you soon in the next video. Till then, keep on watching the previous videos of this channel. Thank you.